वरुण का रुख करते हैं। वरुण, जिस तरह से बताया जा रहा है कि पॉलीग्राफी टेस्ट तो शुरू हो चुका है, टेस्ट की प्रक्रिया शुरू हो गई है और इसके बाद नार्को की तैयारी है, कितना वक्त दिया जाता है दोनों टेस्ट के बीच में? देखिए, अमूमन जो होता है नार्को से पहले पॉलीग्राफ टेस्ट कराना जरूरी माना जाता है और ये एक प्रोसेस होता है, क्योंकि हम ये कहते नजर आते हैं कि पॉलीग्राफ टेस्ट में जिन सवालों के जवाब संतुष्ट करने वाले नहीं होते, नार्को में उनको कैरी किया जाता है। इसलिए 24 घंटे का अंतराल रखा जाता है, जिससे कहीं ना कहीं अपराधी बहुत ज्यादा अपने माइंड को बदल ना पाए, वो ये ना समझ पाए कि आखिर कल उसने जो जवाब दिए थे अगर वो उसमें फेरबदल करता है तो वो किस तरीके से अपने आप को मैनिपुलेट कर सकता है या दूसरों को मैनिपुलेट कर सकता है या बचाव का कोई नया तरीका निकाल सकता है। इसलिए मात्र 24 घंटे का अंतराल रखा जाता है पॉलीग्राफ टेस्ट में और नार्को टेस्ट में। इसके अलावा क्योंकि आज अगर पॉलीग्राफ टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि दूसरा दिन है लगभग, ऐसे में आज के बाद सीधे तौर पे अंबेडकर हॉस्पिटल में टेस्ट किए जाएंगे नार्को के लिए। ये करीब 38 टेस्ट होंगे। इन 38 टेस्ट में तमाम चीजें क्लियर हो पाएंगी और उसके बाद उम्मीद की जा रही है कि शायद कल जो है वो आफ्ताब का नार्को टेस्ट कर लिया जाए। तो ऐसे में 24 घंटे के अंतराल में, क्योंकि जिस तरीके से खुद हिमांशु बताए थे केवल 2 दिन दिल्ली पुलिस के पास हैं और ऐसे में दिल्ली पुलिस चाहेगी कि अब की बार वो जब कोर्ट में जाए तो उसके पास पुख्ता आधार हो और उसी आधार पर जो है वो अपनी जांच को आगे बढ़ाने के लिए कोर्ट से कुछ बातें कर सके। इसीलिए आज का दिन और कल का दिन बेहद अहम है, जिसमें पॉलीग्राफ टेस्ट और नार्को टेस्ट में हो सकता है कि बहुत सारी पिक्चर जो है वो क्लियर होती नजर आए। जी, एक बार फिर से हम तेजश्री का रुख करेंगे। तेजश्री, एक बहुत महत्वपूर्ण जो सवाल इस पूरे मामले में खड़ा है वो ये कि क्या ये कत्ल प्री प्लान था या फिर जिस तरह की बातें अभी आफ्ताब कर रहा है उसमें कुछ भी सच्चाई है। लेकिन जहां पर आप मौजूद हैं, एक सवाल ये भी खड़ा हो रहा था कि वो जो अभी जिस घर में रह रहा था वो जानबूझकर उसने किन्हीं खास वजहों से चुना था। आप क्योंकि वहां पर मौजूद हैं, क्या आपको लगता है कि अगर वो इस तरह की कोई शातिर प्लानिंग कर रहा था, किस तरह से ये लोकेशन, ये एरिया उसे सूट करता था? जी बिल्कुल, देखिए सही कहा आपने कि ये जो लोकेशन है ये वाकई में एक ऐसी लोकेशन है जो मेहरौली के जंगलों से और मैदानगढ़ी तालाब से, जहां से 3 हड्डियां बरामद की गई है, वहां से बेहद करीब है। अब देखिए आप लाइन ऑफ इवेंट्स को देखिए और कैसे ये पता चल सकता है कि ये वाकई में एक प्री प्लान मर्डर था। सबसे पहले वो 2020 की चिट्ठी जिसमें श्रद्धा ने जिक्र किया, उसके बाद श्रद्धा की वो चैट जिसमें वो कहती है कि हाँ मेरे पास कुछ खबर है। अब क्या खबर है ये पता नहीं चल पाता है क्योंकि उसका कत्ल हो जाता है। सबसे बड़ी बात यह कि जब वो लोग हिमाचल से यहाँ पर लौटते हैं तो दिल्ली के पहाड़गंज के एक होटल में रुकते हैं। होटल के बाद एक दूसरी जगह जाते हैं और यहाँ पर छतरपुर में आने के लिए बद्री नाम के शख्स से संपर्क में आते हैं और उसी व्यक्ति ने यहाँ पर उनको ये फ्लैट दिलवाया था। फ्लैट की तस्वीरें गिरीश दिखाई, यही फ्लैट उन्हें दिलवाया गया था, यहीं पर वो रुका था। अब आपको मैं ये बताती हूँ कि इस फ्लैट से करीब करीब उसने ये 10 दिन के अंदर यहाँ पर आने के बाद इसी फ्लैट में वो रहा और 10 दिन के बाद उसका कत्ल हो गया। तो क्या उसने ये सोचा था कि छतरपुर से मेहरौली का जंगल पास में है, वहां पर बॉडी पार्ट्स को डंप करना आसान होगा, इसलिए उसने फ्लैट लिया? क्योंकि देखिए आप ये रास्ता भी देखिए, रात को जब कोई जाएगा यहाँ से तो यहाँ पर जाहिर सी बात है बहुत कम सीसीटीवी फुटेजेस होते हैं। रेसिडेंशियल इलाका है, लोग घरों से बाहर रात के वक्त ज्यादा नहीं निकलते हैं। सीसीटीवी हमारे पास जो आया वो भी बहुत उस तरफ का था जहां पर आप बाहर जाने का रास्ता है। और उसके बाद मेहरौली के जंगलों में जब हम जाते हैं तो जाहिर सी बात है वहां पर 2:30-3 बजे जब कोई जाएगा तब कैसे कोई देख सकता है। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए उसने ये सोची समझी साजिश के तहत किया होगा। और यदि आप ये देखें कि उसने डेक्स्टर वेब सीरीज देखी थी और कई सारी ऐसे घटनाक्रम देखे थे, अनुपमा हत्याकांड उसने देखा था जिसमें उसी तरह से उसके पति ने, उस महिला के पति ने उस पत्नी को, अपनी पत्नी को लगभग 50 से ज्यादा टुकड़ों में काट दिया था। तो क्या बैक ऑफ द माइंड 10 दिन पहले से ही उसके दिमाग में ये ख्याल था कि मैं छतरपुर में आऊंगा, छतरपुर में आके इस फ्लैट में रहूंगा और इस फ्लैट में आके एक ऐसी जगह चुनूंगा जहां से मुझे वहां पर जाना आसान होगा। अब चूंकि वो ये कह तो रहा है कि मैंने हीट ऑफ द मोमेंट में किया, लेकिन कोर्ट ऑफ लॉ में और पुलिस उसके अगेंस्ट भी ये यूज कर सकती है कि यदि तुमने ये हीट ऑफ मोमेंट में किया तो ये सारी चीजें प्री प्लान की कैसे हुई, तुमने आरी क्यों खरीदी, तुमने वो केमिकल क्यों खरीदा, कैसे तुम्हें पता था कि यहाँ से जंगल का रास्ता इतना पास होगा कि 10 या 20 मिनट की दूरी पर भी कोई व्यक्ति यदि चल के जाता है, रात के वक्त गाड़ी से जाता भी है तो रास्ता सुनसान रहेगा। तो क्या इसी सोची समझी साजिश के तहत वो वहां पर गया था? ये सारी बातें यहाँ से निकलकर सामने आएंगी और शायद यही हीट ऑफ द मोमेंट उसके अगेंस्ट कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूव किया जा सकता है। बिल्कुल, एक बार फिर से हम हिमांशु का रुख करते हैं। हिमांशु भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हिमांशु, श्रद्धा मर्डर केस में 2 साल पहले का वो कंप्लेंट लेटर एक बड़ा आधार बनता दिख रहा है, जिसमें श्रद्धा ने हत्या की आशंका जताई थी। श्रद्धा को जिस बात का डर सता रहा था
वो सच साबित हुआ है। यानी कि एक बात तो साफ है कि यकीनन आफताब श्रद्धा को इस तरह की धमकियां देता था। बिल्कुल साफ है। और देखिए, जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस की बात है, जब पुलिस को अगर ज्यादा सबूत नहीं मिलते हैं तो उसके बाद यही चीजें जो है वो कोर्ट में बेहद काम आएंगी, क्योंकि पुलिस के पास सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हैं। उसने जो बयान दिया, उसके बाद पुलिस ने उसी बयान के आधार पर अलग अलग जगहों पर पुलिस जाती है, उसके मूवमेंट को चेक करती है, उसके दोस्तों के बयान दर्ज करती है, और उसके बाद ये चिट्ठी सामने आती है जो कंप्लेंट जो उसने श्रद्धा ने पुलिस को दी थी। तो ये जो चिट्ठी है ये पूरे सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस को बल प्रदान करती है, और जब कोर्ट में जब पुलिस चार्जशीट पेश करेगी तो ये जो शिकायत है ये काफी अहम सबूत के तौर पे सामने आएगा कि आप ये देखिए, ये जो कुछ भी हुआ ये अंदेशा पहले से था, और इस तरीके का डर जब उसको था तभी ये चीजें लिख करके श्रद्धा ने पुलिस के सामने दी थी। लेकिन उस वक्त अपने श्रद्धा एक बार फिर से इसकी बातों में आ गई और इसके साथ रहने चली आई। अब यहाँ पर पुलिस जो है सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के अलावा, क्योंकि जो हमें जानकारी मिली है, दिल्ली पुलिस के बेहद तेज तर्रार अधिकारी जो है इस पूरे केस की वो लगातार निगरानी कर रहे हैं, और किस तरीके से कोर्ट में इस केस को प्रेजेंट करना है, क्या एविडेंसेस उन्हें मिल चुके हैं और किस चीजों की उन्हें जरूरत है, वो लगातार उसकी तलाश में जुटे हुए हैं। तो पुलिस की कोशिश ये है कि जो कुछ भी अभी तक सबूत मिले हैं, चाहे वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हो, इसके अलावा जो दूसरी तरफ से उनको जो हड्डियां बरामद हुई हैं उनकी जब फोरेंसिक रिपोर्ट आ जाती है, और इसके अलावा जो लोग श्रद्धा और आफताब को बेहद करीब से जानते थे उन सभी के जो स्टेटमेंट दर्ज किए हैं, ये सारी चीजें, और जो पुलिस को उसकी मूवमेंट मिली है, आप ये देखिए रात के 2 बजे, सुबह 4 बजे जो उसके मूवमेंट मिले हैं, ये सारी चीजें वो लेकर के आगे बढ़ेंगे।